हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 171 टू क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 171, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एल्यूमिनियम इज बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पस बिकॉज स्टेटमेंट फर्स्ट, इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डबल दैट ऑफ स्टील। सेकेंड, its coefficient of thermal expansion is half that of steel. Third, it requires less maintenance. Fourth, the strength of unit weight ratio of aluminium is high. 4 स्टेटमेंट गिवन है, आपको कंपेयर करना है एल्यूमिनियम और स्टील में। एल्यूमिनियम का यूज़ ज़्यादा क्यों किया जा रहा है स्टील के कंपेयर में, उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट गिवन है, उसमें से कौन कौन से करेक्ट होंगे वो आपको पूछा गया है। पहले स्टेटमेंट में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंपेयर की गई है, तो हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम और स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज अबाउट 1/3 डेट ऑफ स्टील। एल्यूमिनियम की जो इलास्टिसिटी होती है वो लगभग 1/3 के बराबर होगी स्टील के। एल्यूमिनियम की होती है 69 गीगापास्कल और स्टील की होती है 200 गीगापास्कल। गीगापास्कल का मतलब होगा 1 गीगापास्कल 1000 मेगापास्कल के बराबर होता है और 1 मेगापास्कल होगा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सेकेंड, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन ऑफ एल्यूमिनियम इज डबल डेट ऑफ स्टील। एल्यूमिनियम का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन होता है वो स्टील से डबल होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस। एल्यूमिनियम का कितना होता है वैल्यू भी आप याद रख सकते हो। एल्यूमिनियम का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन 24 इंटू 10⁻⁻6 और स्टील के लिए 13 होता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर हाफ की जगह क्या होना चाहिए, डबल, और यहाँ पर डबल था तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1/3। थर्ड और फोर्थ दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं हम यहाँ पर। एल्यूमिनियम हैज़ ग्रेटर स्ट्रेंथ टू यूनिट वेट रेशियो कंपेयर टू स्टील। स्टील और एल्यूमिनियम को यदि हम कंपेयर करते हैं, सेम वेट दोनों का लेते हैं, तो उसमें एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा मिलती है। ठीक है, यदि यूनिट वेट रेशियो हमने लिया है एल्यूमिनियम और स्टील का सेम और कंपेयर करते हैं तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, एल्यूमिनियम की। इसीलिए एल्यूमिनियम का यूज़ ज़्यादा किया जाता है और उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस भी कम लगता है एल्यूमिनियम में। यदि मेंटेनेंस की बात करते हैं तो मेंटेनेंस कम होगा एल्यूमिनियम में स्टील के कंपेयर में। थर्ड और फोर्थ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 171 ऑप्शन डी 3 and 4 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 172, द वीकेस्ट प्लेन इन अ फिलेट वेल्ड इज। फिलेट वेल्ड में वीकेस्ट प्लेन कौन सा होता है। फ्लैट वेल्ड हम पढ़ चुके हैं, फ्लैट वेल्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमने देखे थे। जब दो प्लेट को वेल्ड किया जाता है तो उनका हमने एंगल भी देखा था, एंगल के साथ के की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए, अ साइड पैरेलल टू द फोर्स। ऑप्शन बी, अ साइड नॉर्मल टू द फोर्स। सी, द वन अलोंग द थ्रोट, और ऑप्शन डी है द वन नॉर्मल टू द थ्रोट। तो यहाँ पर थ्रोट हम देख लेते हैं, एक्चुअल थ्रोट क्या होता है। यहाँ पर हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे वेल्ड को, ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्चुअल थ्रोट का मतलब होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द वेल्ड रूट एंड द फेस ऑफ द फिलेट वेल्ड। रूट और फिलेट वेल्ड की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, यहाँ पर एक्चुअल थ्रोट होगा। ये देख भी सकते हो यहाँ पर एक्चुअल थ्रोट, यहाँ से ये रूट से लगा के कहाँ तक होगी, फिलेट वेल्ड तक की जो डिस्टेंस होगी वो कहलाएगी एक्चुअल थ्रोट। थ्रोट बीइंग अ मिनिमम सेक्शन विल कैरी मैक्सिमम स्ट्रेस। यदि हम थ्रोट की बात करते हैं तो जो यहाँ पर स्ट्रेस होगी, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस किसके बराबर होती है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यदि हम एरिया और स्ट्रेस को कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं दोनों को, तो स्ट्रेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। यहाँ पर यदि हम थ्रोट की बात करते हैं, ये थ्रोट है, ठीक है, यदि हम एरिया निकालेंगे
तो थ्रोट पर एरिया वेल्डिंग का सबसे कम होता है। ये क्रिटिकल सेक्शन होता है। यदि क्रॉस सेक्शन एरिया की हम बात करते हैं तो थ्रोट पे आपको एरिया सबसे कम मिलेगा, और एरिया कम होगा तो यहाँ पर स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम होगी इसका मतलब ये जो प्लेन होगा अलोंग दी थ्रोट वो क्या होगा, वीक होगा, सबसे कमज़ोर। अगर बोलेंगे क्रिटिकल सेक्शन कौन सा होगा, अलोंग दी थ्रोट। क्वेश्चन नंबर 172 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द वीकेस्ट प्लेन इन अ फ्लैट वेल्ड इज द वन अलोंग द थ्रोट। आप देख भी सकते हो यहाँ पर इस ट्राइंगल में भी देखोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी सबसे कम होगी, और ये इसको हम क्या कहते हैं, थ्रोट कहते हैं। तो ये क्रिटिकल सेक्शन होगा और सबसे वीकेस्ट प्लेन भी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 फिगर 13.10 शो अ पोर्टल फ्रेम विथ लोड्स, ऑल मेंबर्स ऑफ फ्रेम हैव सेम प्लास्टिक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MP, द वैल्यू ऑफ W एट कोलैप्स विल बी। कोलैप्स लोड की वैल्यू आपको पूछी गई, कोलैप्स लोड कितना होगा। इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे इसी वीडियो में, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर उसका रिवीजन हो जाएगा। पहली स्टेप क्या होती है, जब कोलैप्स लोड निकालना हो तो पहले हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ हिंज निकालते हैं फॉर कोलैप्स या फॉर फेलियर। फेलियर के लिए हमें नंबर ऑफ हिंज की आवश्यकता कितनी होगी वो हम निकालेंगे। नंबर ऑफ हिंज किससे कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी +1। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी इस केस में यदि देखेंगे तो दोनों एंड कैसे हैं, फिक्स्ड हैं। तो यहाँ पर 3 अननोन होंगे और यहाँ पर भी 3 अननोन होंगे, वर्टिकल रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, मोमेंट, और इसी तरीके से 3 अननोन यहाँ पर होंगे। टोटल 6 अननोन है, माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होगी। कौन कौन सी होगी, समेशन H, समेशन V और समेशन मोमेंट इज इक्वल टू 0। DS कितना हो जाएगा 3, और DS 3 है तो नंबर ऑफ हिंज कितने होंगे, 3 + 1 4। तो ये तो स्टेप 1 हुई। अब यहाँ पर 3 मैकेनिज्म बनेंगे, बीम मैकेनिज्म, स्वे मैकेनिज्म और कंबाइंड मैकेनिज्म। बीम मैकेनिज्म में हम देखते हैं यहाँ पर 3 हिंज होंगे बीम मैकेनिज्म में। पहला हिंज इस जॉइंट पर, सेकंड अंडर द लोड, और थर्ड यहाँ पर होगा राइट जॉइंट पे। तो ये बीम मैकेनिज्म है। ये लोड सेंटर पर है, ये L/2 है और ये भी L/2 है, लोड सेंटर पर है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे, थीटा और थीटा। डेल्टा हमने यहाँ पर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट एज्यूम किया, डेल्टा है, ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा होगा, ठीक है। ये आपको पता होगा जेड शेप में जो बनता है इस तरीके से, तो ये अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल हम पढ़ चुके हैं। वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल क्या होता है, वर्क डन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बराबर होंगे। पहले हम यहाँ पर थीटा निकाल लेते, थीटा निकालेंगे तो थीटा क्या होगा, एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर डेल्टा है, बेस है L/2, डेल्टा कितना हो जाएगा, L θ/2। वर्क डन हम इंटरनल देखेंगे तो मोमेंट यहाँ पर MP है, MP थीटा, इस प्लास्टिक हिंज पर MP थीटा और MP थीटा होगा, और यहाँ पर जो प्लास्टिक हिंज है राइट पर, वहाँ पर भी कितना हो जाएगा, MP थीटा इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा, लोड इंटू डिफॉर्मेशन या डिफ्लेक्शन कह सकते हैं यहाँ पर, 2W इंटू डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू रख देंगे L θ/2, तो यहाँ से W कितना होगा, 4 MP/L। ये हमारा कोलैप्स लोड होगा बीम मैकेनिज्म में। इसी टाइप से हम 3 मैकेनिज्म यहाँ पर डिस्कस करेंगे, स्वे मैकेनिज्म, बीम मैकेनिज्म और कंबाइंड मैकेनिज्म। तीनों में हम निकालेंगे कोलैप्स लोड, और जिस मैकेनिज्म में कोलैप्स लोड की वैल्यू सबसे कम होगी उसी पर ये फ्रेम कोलैप्स हो जाएगी, तो वही उस फ्रेम के लिए मैक्सिमम लोड होगा। इन तीनों कोलैप्स लोड में जो मिनिमम लोड होगा वही फ्रेम के लिए मैक्सिमम लोड कहलाएगा, मतलब उसी कोलैप्स लोड पर वो फ्रेम कोलैप्स हो जाएगी। सेकेंड हम देखते हैं स्वे मैकेनिज्म। स्वे मैकेनिज्म में ये मैकेनिज्म कैसे बनेगा, इस स्वे फोर्स के कारण जो कि W है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हिंज कितने होंगे, 4, दोनों एंड पर और 2 इस जॉइंट पे। ये थीटा होगा, ये भी थीटा है, ठीक, ये थीटा थीटा एंगल बनेंगे यहाँ पर। ये L दिया हुआ है, कॉलम यहाँ पर L/2 है, ये कॉलम भी L/2 है, तो थीटा आप निकाल लोगे थीटा से, फिर डेल्टा निकालोगे तो कितना होगा, L θ/2, सेम जैसे हमने भी लास्ट में किया था।
4 यहाँ पर हिंज है तो देखेंगे एक एक को। इस सपोर्ट पे यदि हम देखेंगे तो एक एंगल थीटा है, मोमेंट एम पी, तो ये वर्क डन होगा इंटरनल एम पी थीटा। यहाँ पर कितना हो जाएगा एम पी थीटा, इस जॉइंट पे भी एम पी थीटा होगा और इस सपोर्ट पर एम पी थीटा, और वर्क डन कितना होगा डब्ल्यू इंटू डेल्टा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से कोलैप्स लोड कितना होगा 8 एम पी बाई एल। लास्ट हम कंबाइंड मैकेनिज्म में देखते हैं। कंबाइंड मैकेनिज्म में आपको याद होगा एक क्वेश्चन हम कर चुके कंबाइंड मैकेनिज्म में, हिंज कहाँ कहाँ पर बनेंगे, तो हिंज दोनों एंड पर होंगे अंडर द लोड, ये 3 हिंज होंगे, और एक हिंज कहाँ पर होगा राइट जॉइंट पे डी पर। बी पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि हम इस जॉइंट की बात करते हैं तो इस जॉइंट पर ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है, ना तो ज़्यादा रोटेशन है और ना ही ये लोड के कारण यहाँ पर हिंज बनेगा। यहाँ पर आप देखोगे डी जॉइंट को, तो ये जो एंगल है यहाँ पर एंगल भी चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हिंज बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे बी के कंपेयर में, ठीक है। और यदि आप कैलकुलेट भी करते हो बी को हिंज लेके, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो यदि बी को हमने हिंज लिया है और डी को हमने हिंज नहीं लिया है, तो उस केस में जो कोलैप्स लोड है वो अलग नहीं आएगा, जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं स्वे मैकेनिज्म में वही मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं हिंज यहाँ पर चेंज कर देंगे, डी पर हम ले लेंगे। इंटरनल वर्क डन कितना होगा, ए पर हम बात करते तो ए पर होगा एम पी थीटा, सी पर कितना होगा एम पी थीटा प्लस थीटा, डी पर होगा एम पी थीटा प्लस थीटा और ई पर एम पी थीटा। जहाँ पर जितने एंगल है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे सी पर 2 एंगल है, डी पे भी आपको 2 एंगल मिलेंगे और ई पर 1 है। वर्क डन की बात करते तो डेल्टा 1 हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमें नहीं पता है डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर है या नहीं है, तो यहाँ पर हमने इसको डेल्टा 1 एज्यूम किया, ये डेल्टा 2 है। डेल्टा 1 किसके बराबर होगा एल थीटा बाई 2, और डेल्टा 2 भी एल थीटा बाई 2 यदि आप यहाँ से निकालोगे परपेंडिकुलर बाई बेस से, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों बराबर आएंगे। यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कोलैप्स लोड कितना हो जाएगा 4 एम पी बाई एल। तीनों मैकेनिज्म में हमने देखा है कि जो मिनिमम लोड है वो कितना है W बराबर 4 एम पी बाई एल। द लोवेस्ट लोड 4 एम पी बाई एल इज कोलैप्स लोड। जो मिनिमम लोड होगा उसी पर ही फ्रेम कोलैप्स हो जाएगी, तो मिनिमम लोड यहाँ पर 4 एम पी बाई एल है। क्वेश्चन नंबर 173 ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, अ रेक्टेंगुलर स्टील सेक्शन ऑफ विड्थ b and depth h has been stressed up to yield point sigma y up to a depth of h by 4 from both the top and bottom face under the action of a moment m. The magnitude of the moment m is। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, विड्थ b है, डेप्थ h है। यहाँ पर आपको स्ट्रेस यदि यील्ड पॉइंट जो है स्ट्रेस का वो कहाँ तक है h बाई 4 डेप्थ तक है फ्रॉम बोथ द टॉप एंड बॉटम फेस, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं हम। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, विड्थ b है, डेप्थ h है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि जो टॉप फाइबर है और बॉटम फाइबर है वहाँ पर स्ट्रेस कितनी हो, यील्ड स्ट्रेस तक, यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो, और न्यूट्रल एक्सिस पे तो जीरो होती है स्ट्रेस, ठीक है। न्यूट्रल एक्सिस पे हम जीरो स्ट्रेस है, ये कंप्रेसिव है, ऊपर नीचे टेंसाइल है, ठीक है। यदि सिम्पली सपोर्टेड बीम की बात करते हैं हम तो कैंटिलीवर में इसका अपोजिट हो जाता है, ऊपर टेंशन होती, नीचे कंप्रेशन होगी। फर्स्ट वाले केस में जो मोमेंट है वो दोनों से कम है, यील्ड मोमेंट और प्लास्टिक मोमेंट से। सेकेंड डायग्राम में हम देखते हैं तो सेकेंड डायग्राम में क्या है कि अपर फाइबर के साथ साथ, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, अपर फाइबर से h बाई 4 डेप्थ तक भी जो फाइबर्स हैं वहाँ पर स्ट्रेस कितनी है, यील्ड स्ट्रेस के बराबर है। सेम बॉटम फाइबर से भी h बाई 4 डेप्थ तक जो स्ट्रेस है फाइबर्स में वो किसके बराबर है, यील्ड स्ट्रेस के बराबर। और थर्ड में प्लास्टिक मोमेंट, जो मोमेंट हमारा वो प्लास्टिक मोमेंट के बराबर हो जाएगा पूरे सेक्शन में। ये 3 केस है, आपको जो क्वेश्चंस में पूछा गया वो सेकेंड केस के बारे में पूछा गया है, मोमेंट कितना होगा। तो हम यहाँ पर मोमेंट निकालेंगे, टेकिंग मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, एरिया हम निकालेंगे, 2 इसको पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। यदि इस पार्ट की बात करते हैं तो इसमें एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, एक ट्रायंगल सेक्शन है।
रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया कितना होगा, b इंटू एच बाई फोर, और उस रेक्टेंगुलर सेक्शन की सेंट्रॉइड से और न्यूट्रल एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एच बाई फोर प्लस एच बाई फोर बाई टू। सेकेंड ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, वन बाई टू बेस b एंड हाइट एच बाई फोर, और ट्रायंगल की डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से कितनी होगी, टू बाई थ्री इंटू एच बाई फोर। तो ये तो हमने एरिया निकाला है, एरिया इंटू स्ट्रेस कर देंगे सिग्मा वाई जो कि अपर फाइबर में है एच बाई फोर डेप्थ तक, और टू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का मोमेंट निकालेंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको, सिंपल यहाँ पर है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या होगा, 11 बाई 48 बी एच स्क्वायर सिग्मा वाई। आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, क्वेश्चन नंबर 174 ऑप्शन सी इज करेक्ट, 11 बाई 48 बी एच स्क्वायर सिग्मा वाई। क्वेश्चन नंबर 175, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान एल supports a concentrated load W at its mid span. If the cross section of the beam is an I section, then the length of elastic plastic zone of the plastic hinge will be. एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, स्पान एल है, पॉइंट लोड W मिड स्पान पर है, क्रॉस सेक्शन बीम का आई सेक्शन दिया हुआ है, लेंथ आपको पूछी गई है, इलास्टिक प्लास्टिक जोन की लेंथ आपको बताना है, ठीक है। अब द प्लास्टिक हिंज विल बी, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बना सकते हो, कैसे बनेगा, लीनियर बनेगा। मिड स्पान पर या सेंटर पर जो पॉइंट लोड है तो उसके कारण मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, डब्ल्यू एल बाई फोर सेंटर में होगा, तो उसको हम यहाँ पर एम पी के बराबर रख देते हैं। ये प्लास्टिक मोमेंट है, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना, प्लास्टिक मोमेंट डब्ल्यू एल बाई फोर। उससे कुछ डिस्टेंस के बाद, ठीक है, मोमेंट कम होगा, किसके बराबर हो जाएगा, एम वाई के बराबर, और धीरे धीरे कम होते हुए सपोर्ट पर कितना होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एक जोन बनेगा, ठीक है, ये जोन है, इस जोन को हम कहेंगे इलास्टिक प्लास्टिक मोमेंट, जो कि इलास्टिक मोमेंट से ज़्यादा है और प्लास्टिक मोमेंट तक उसकी रेंज है, ठीक है। तो ये जोन कहलाएगा, मतलब प्लास्टिक मोमेंट से लेफ्ट और राइट दोनों साइड एक जोन होगा जहाँ पर मोमेंट किसके बीच में होगा, एम वाई और एम पी के बीच में होगा। तो इसको हम कहेंगे एम वाई का मतलब हमारा इलास्टिक हो जाएगा और एम पी का मतलब प्लास्टिक। तो इस जोन को कहा जाता है इलास्टिक प्लास्टिक जोन। तो ये लेंथ हमने यहाँ पर एज्यूम कर ली है एक्स, सेंटर से ये कितना एल बाई टू। अब ये सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी लगाना सिमिलर ट्रायंगल की। यदि इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो एम पी बाई एम वाई, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड हमने डिवाइड करी है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, एल बाई टू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस आपको निकालना है, तो ये कितनी हो जाएगी, एल बाई टू माइनस एक्स बाई टू। ये है सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पर आपको दो वैल्यू रखना है, जैसे एम पी बाई एम वाई हम पढ़ चुके हैं क्या होता है शेप फैक्टर। मैंने आपको अलग अलग सेक्शन के लिए टेबल भी बताई थी शेप फैक्टर कितना होता है, और कुछ सेक्शन के लिए जैसे कि सर्कुलर सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, स्क्वायर सेक्शन है, वहाँ पर हमने कैलकुलेट भी किया था शेप फैक्टर। और आई सेक्शन के लिए शेप फैक्टर मैंने आपको कहा था कितना होता है, 1.1 से 1.2 तक होता है। तो एक मिनिमम वैल्यू के लिए हम निकाल लेंगे 1.1 के लिए, मतलब इस एम पी बाई एम वाई हम रख देंगे 1.1 के बराबर, और एक बार हम रखेंगे 1.2 के बराबर, और दोनों केस में हम निकाल लेंगे एक्स की वैल्यू। पहले केस में हम निकालेंगे यहाँ पर 1.2 रखकर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर आप 1.1 रखोगे एम पी बाई एम वाई की जगह, तो एक्स कितना होगा, एल बाई 11, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। 1.2 रखेंगे तो एक्स कितना होगा, एल बाई 6। तो यहाँ पर हमें इलास्टिक प्लास्टिक जोन है जो एक्स है, उसकी रेंज हमें मिली है एल बाई 6 से एल बाई 10। जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, एल बाई 6 और एल बाई 10 यदि दिया हो तो वो भी करेक्ट होगा, या उसके बीच में कोई रेंज आपको मिल जाती है ऑप्शन में तो वो भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है एल बाई 6 से एल बाई 10, ये मिलेगा ऑप्शन जो है ए, ऑप्शन ए एल बाई 8, ये रेंज होगी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 175 ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसके बीच में भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, वो भी करेक्ट होंगे। यदि एल बाई 8 की जगह दूसरा ऑप्शन मिलता है तो वो भी
इस रेंज में करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 176, ए कंटिन्यूस बीम ऑफ कांस्टेंट एमपी हैज 3 इक्वल स्पान एट कैरीज टोटल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W ऑन ईच स्पान, द वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड फॉर द बीम विल बी। ये क्वेश्चन तो हम कर चुके इस टाइप का, मतलब कोलैप्स लोड कैसे निकालते वो आपको पता ही है। स्टेप, पहली स्टेप क्या होती है, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज निकालना, उसके लिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी पता होना चाहिए। इसमें आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखना होगा, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आएगा तब मैं बताऊंगा आपको। नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज हम कैसे निकालते हैं, DS+1, और डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी निकालेंगे तो कितनी होगी, 4 - 2 + 1। 4 यहाँ पर अननोन होंगे, चारों सपोर्ट पर एक एक अननोन होगा, वर्टिकल रिएक्शन, -2 यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन होगी, समेशन m समेशन v, +1 करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितने होंगे, 3 होंगे। अब यहाँ पर हम कोलैप्स डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो सपोर्ट, दोनों सपोर्ट पर तो हिंज बनेंगे नहीं, हिंज कहाँ पर बनेंगे, इन दोनों मिडिल जो सपोर्ट है वहाँ पर बनेंगे हिंज, ठीक है। तो यदि हम ये वाला स्पान लेते हैं, AB की बात करते हैं, तो AB में 2 हिंज कहाँ पर बनेंगे, एक हिंज बनेगा A और B के बीच में कहीं बनेगा एक हिंज, और सेकेंड हिंज बनेगा B पर, और थर्ड यहाँ पर A पर कोई हिंज नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी ये सपोर्ट पर हिंज है। और इंटरमीडिएट जो होते हैं उसको अब हिंज कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। यदि यहाँ पर हम कोलैप्स डायग्राम बनाते हैं तो इंटरनल पर कहीं भी हिंज बन सकता है, लेकिन सपोर्ट पर नहीं बनेगा क्योंकि सपोर्ट ऑलरेडी क्या है, हिंज सपोर्ट है। ये डिस्टेंस आपको याद रखना है। यदि UDL का केस है तो लेफ्ट जो A सपोर्ट है वहाँ से कितने डिस्टेंस पे होगा हिंज, 0.414 L। बाकी यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रोसेस है सेम रहेगी। डेल्टा आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, एंगल = परपेंडिकुलर बाय बेस से, और थीटा और अल्फा यहाँ पर आप दोनों में रिलेशन निकालोगे, क्योंकि ये जो लेंथ दी गई है ये दोनों अलग अलग है, मतलब जो डेल्टा है वो सेंटर में नहीं है। अगर सेंटर में होता तो थीटा और अल्फा दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप रिलेशन निकालोगे, वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल लगाओगे यहाँ पर, इंटरनल = एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरनल वर्क डन कैसे निकालेंगे हम, 2 हिंज हैं यहाँ पर, एक हिंज ये है और एक हिंज B पर है। तो इस हिंज पर थीटा और अल्फा है, तो थीटा और अल्फा हमने लिख दिया यहाँ पर, थीटा + अल्फा MP, और एक हिंज B पर है तो यहाँ पर एंगल कितना है, अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, MP × अल्फा, = वर्क डन। यदि निकालेंगे एक्सटर्नल वर्क डन, लोड × एरिया, ये भी मैंने आपको समझाया था। यदि UDL होता है तो वहाँ पर हम उसका एरिया लेते हैं, जो कोलैप्स डायग्राम बना उसका एरिया लेंगे, और यदि पॉइंट लोड होता है तो हम डिफॉर्मेशन लेते हैं। एरिया कितना हो जाएगा ट्रायंगल का, 1/2 लेंथ बेस × हाइट, बेस कितनी है L और हाइट है डेल्टा। यहाँ पर हम डेल्टा की वैल्यू रख देंगे, ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर कोलैप्स लोड कितना होगा, 11.656 MP/L²। UDL है तो टोटल लोड कैसा निकलेगा, लोड × स्पान, तो कितना हो जाएगा, 11.656 MP/L। क्वेश्चन नंबर 176 ऑप्शन B इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 177, a channel section is placed in an inclined position carrying vertical loads as shown in figure। एक चैनल सेक्शन है, उसको इंक्लाइंड पोजीशन पे रखा गया, 30 डिग्री इंक्लाइंड। वर्टिकल लोड यहाँ पर देख सकते हो, ये वर्टिकल लोड है। आपको मोमेंट पूछा गया है, एक्स एक्सिस में आपको पूछा गया है। इफ़ द अप्लाइड मोमेंट फॉर द चैनल इज m ड्यू टू वर्टिकल लोड देन mxx इज गिवन बाय। यदि लोड वर्टिकल डायरेक्शन में है तो मोमेंट यहाँ पर इस डायरेक्शन, इस एक्सिस में मोमेंट आपको पूछा गया है, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में लोड है तो मोमेंट कौन से डायरेक्शन में निकलता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। वर्टिकल लोड के कारण मोमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकलता है, जो कि आपको m दिया गया है। ये प्लेन ऑफ लोडिंग है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में मोमेंट कितना m ड्यू टू वर्टिकल लोड। एक्स एक्सिस में पूछा गया है, हम दोनों एक्सिस में निकाल लेते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में। सिंपल है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एंगल 30 डिग्री दिया गया है,
इस मोमेंट के कंपोनेंट आपको लेना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल है उस डायरेक्शन में क्या होगा, कॉस थीटा, और अदर डायरेक्शन में साइन थीटा होगा। तो एम एक्स एक्स कितना हो जाएगा, एम कॉस थीटा, और एम वाई वाई होगा एम साइन थीटा। कॉस थीटा √3/2, साइन थीटा 1/2 होता है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 177, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 178, द थिकनेस ऑफ वेब फॉर अनस्टीफन्ड प्लेट गर्डर विथ क्लियर डिस्टेंस डी बिटवीन द फ्लैंज शेल नॉट बी लेस देन। तो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, यहाँ पर 4 केस हमने डिस्कस किए थे। थिकनेस ऑफ वेब फॉर अनस्टीफन्ड प्लेट, जो गर्डर प्लेट गर्डर है उसमें यदि हम स्टिफनर का यूज़ नहीं करते हैं तो थिकनेस आपको पूछी गई है, थिकनेस किससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट बी लेस देन। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, D/85। वेब प्लेट मिनिमम थिकनेस, द थिकनेस ऑफ वेब प्लेट शेल बी नॉट लेस देन द फॉलोइंग। फर्स्ट है यहाँ पर फॉर अनस्टिफन्ड वेब द ग्रेटर ऑफ, मतलब जो अनस्टिफन्ड वेब है उसके लिए D1/85 से लेस देन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 178 ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और वर्टिकल स्टिफनर के लिए कितनी होती है, हॉरिजॉन्टल के लिए कितनी होती है, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल के लिए कितनी होगी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक ही यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर हमने वही डिस्कस किया जो क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 179, व्हाट इज़ द इफेक्टिव नेट विड्थ ऑफ प्लेट शोन इन फिगर फॉर कैरिंग टेंशन। एक प्लेट है, यहाँ पर टेंशन लोड P है, नेट इफेक्टिव विड्थ पूछी गई प्लेट की कितनी होगी, डायमीटर दिया गया, होल डायमीटर 25 mm है, गिवन है होल डायमीटर 25 mm, हमने D ले लिया है। स्टेगर्ड पिच, पिच आपको पता है, गोश भी आपको पता है, गोश डिस्टेंस और पिच ये मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ। पिच का मतलब क्या होता है, दो रिवेट होल है उसके सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लोड। लोड की डायरेक्शन में 2 कॉन्सिक्यूटिव पिच होगी, 2 कॉन्सिक्यूटिव होल होंगे, उनके सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस पिच कहलाएगी। और लोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 2 होल के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, गोश डिस्टेंस कहलाएगी, जो कि आपको फिगर में गिवन है 50 mm और 100 mm। ठीक है, ये 50 mm पिच है और ये 100 mm गोश डिस्टेंस है। इफेक्टिव नेट विड्थ ऑफ प्लेट, तो एक सिंपल क्वेश्चन पहले हम देखते हैं। यदि ये वाला बोल्ट नहीं होता है, ठीक है, ये होल नहीं होता, ये रिवेट नहीं होता है यहाँ पर यदि, तो उस केस में सिंपल फॉर्मूला हमारा यहाँ पर क्या होता है, B-ND, मतलब जो इसकी विड्थ थी उसमें से हम इन दोनों के होल के जो डायमीटर है, होल डायमीटर, उसको माइनस कर देते हैं, n की जगह 2 आ जाता, B - 2 × D। ये सिंपल फॉर्मूला था। लेकिन यदि प्लेट में जो होल है वो स्टेगर्ड है, उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर हम। जब जो रिवेट है वो स्टेगर्ड पोजीशन होगी उनकी, तब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर प्लस कर देंगे NZ(P²/4G)। NZ का मतलब होगा नंबर ऑफ झिकझैक पोजीशन पे जो रिवेट या जो होल है उनके नंबर्स होंगे, P पिच है और G गोश डिस्टेंस, B यहाँ पर 300 होगा, यदि आप इसको ऐड करोगे 50 100 100 + 50 ये 300 है। नंबर ऑफ होल 3 है, डाया 25, डायमीटर भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर होल का डायमीटर दिया गया है, यदि रिवेट का होता तो उसको मैंने आपको बताया था किस तरीके से डायमीटर आप होल निकालते यदि नॉमिनल डायमीटर आपको रिवेट का गिवन है। 2 पिच 50 है, गेज डिस्टेंस 100 है, सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर, कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, इफेक्टिव विड्थ कितनी होगी 237.5 mm। क्वेश्चन नंबर 179 ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 180 लास्ट क्वेश्चन है। फॉर द बीम शोन इन फिगर द कोलैप्स लोड P इज गिवन बाय। कोलैप्स लोड, इस क्वेश्चन में भी आपको कोलैप्स लोड पूछा गया है।
एक बी में फिक्स्ड एंड है, उसके दोनों एंड फिक्स्ड हैं। यहाँ पर क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो इसके कारण यहाँ पर प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी भी चेंज होगी। ये एम है और इस पोर्शन पे कितनी, L/4 पोर्शन पे 4 MP। ये बीम गिवन है, पहली स्टेप होती है नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज निकालना। नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज के लिए डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हमें निकालना है। डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी होती है अननोन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अननोन यहाँ पर होंगे 2 इस एंड पर और 2 होंगे इस एंड पे, टोटल 4 अननोन होंगे, 2 रिएक्शन वर्टिकल और 2 मोमेंट, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन यहाँ पर 2 होगी, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 + 1। ये कितना होगा 3। नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज 3 होंगे। 2 मैकेनिज्म बनेंगे। पहले मैकेनिज्म में दोनों एंड पर प्लास्टिक हिंज होगा और एक अंडर द लोड, ये देख सकते हो यहाँ पर। सेकेंड मैकेनिज्म जो बनेगा वहाँ पर प्लास्टिक हिंज कहाँ पर होगा, एक लेफ्ट एंड में, एक अंडर द लोड और नेक्स्ट होगा इस जॉइंट पर जहाँ पर क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। तो पहले मैकेनिज्म को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला जो मैकेनिज्म है इसमें P, ये P है सेंटर में, तो एंगल दोनों बराबर होंगे, थीटा और थीटा। ठीक है, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा डिवाइडेड बाय L/2 परपेंडिकुलर बाय बेस, और डेल्टा होगा L(θ/2). वर्चुअल वर्क मेथड यहाँ पर यूज़ करना है, इंटरनल इज इक्वल टू एक्सटर्नल। इंटरनल कितना होगा, थीटा इंटू एम पी, थीटा इंटू एम पी, थीटा इंटू एम पी, प्लस इस एंड पे यदि हम देखेंगे तो एम पी कितना है इस पोर्शन का, 4 MP, तो यहाँ पर आएगा 4 MP इंटू थीटा, और यहाँ से P कितना हो जाएगा, कोलैप्स लोड 14 MP/L। सेकेंड केस में हम देखेंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, इस सेक्शन पे जहाँ पर सेक्शन चेंज हो रहा है बीम का, वहाँ पर प्लास्टिक हिंज है, तो ये थीटा होगा, अल्फ़ा होगा। अब यहाँ से आप दोनों में रिलेशन देख सकते हो थीटा और अल्फ़ा में। डेल्टा किसके बराबर होगा, L/2 थीटा इज इक्वल टू L/4 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा होगा 2 थीटा के बराबर। सेकेंड केस में यहाँ पर होगा MP थीटा, इस हिंज पर होगा MP थीटा प्लस अल्फ़ा, और इस हिंज पे होगा MP अल्फ़ा। यदि क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इस क्रॉस सेक्शन में इस जॉइंट पे यदि हम बात करते हैं तो कौन सा मोमेंट हम लेंगे, इस जॉइंट पर उसकी जो मिनिमम कैपेसिटी होगी वो हम लेंगे। मिनिमम प्लास्टिक कैपेसिटी इसकी क्या है, MP है। यदि यहाँ इस क्रॉस सेक्शन पे बात करते हैं तो हम MP लेंगे, क्योंकि मिनिमम कैपेसिटी इसकी MP है। MP तक ही ये लोड को बियर कर सकता है, उससे ज़्यादा मोमेंट को ये बियर नहीं कर पाएगा। तो इस जॉइंट की जो मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी वो MP होगी। ठीक है, यहाँ पर MP रख देंगे वैल्यू इज इक्वल टू P डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे, और कोलैप्स लोड निकालेंगे तो कितना होगा, P 12 MP/L। सिंपल यहाँ पर कैलकुलेशन है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, कैलकुलेशन आप कर लेना। तो जो मिनिमम वैल्यू इन दोनों में से होगी, उसी कोलैप्स लोड पर जो बीम है वो फेल हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। लोवेस्ट लोड 12 MP/L इस कोलैप्स लोड। क्वेश्चन नंबर 180 ऑप्शन सी इज करेक्ट। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।